हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अब यूपीएससी प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। एट द सेम टाइम आई होप कि आप सभी की रिवीजन भी अच्छी चल रही होगी। देखो, जब कम टाइम रह जाता है तो काफ़ी बार एक डाउट रहता है कि रिवीजन अब किस तरह से करें, क्योंकि रिवीजन एक लेंदी एक्सरसाइज कई बार बन जाती है। तो हमारी टीम की तरफ से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट थीम्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो यूपीएससी हमसे बार बार पूछता रहता है। एक्चुअल में है क्या कि अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं हमारे जिन पर यूपीएससी काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता रहता है। आज के वीडियो में हम यही सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ये टॉपिक्स हैं, ताकि जो भी आने वाले दिन हैं आप ये पर्टिकुलर थीम्स या टॉपिक्स को मिस ना करो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इन पर्टिकुलर थीम्स के साथ। आई होप आप ना साथ में ही नोटिस करते रहोगे कि कौन सी आपकी चीज़ मिसिंग है, ताकि आप आने वाले दिनों के अंदर उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं पॉलिटी क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि देखो पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी हद तक जिसके क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। अगर आपने पिछले 5-6 साल से देखा होगा तो काफ़ी बार ना काफ़ी रेपिटेशन है क्वेश्चंस के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, इन बुक से डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। राइट, तो ये काफ़ी इजी मार्क्स हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि पॉलिटी के ऊपर आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी हो। सबसे पहला टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग प्रीएम्बल। देखो, पिछले कुछ सालों में जैसे बात करें हम 2021 में ही, तो 2021 में ही क्वेश्चन आया था कि हमारा जो प्रीएम्बल है उसके अंदर क्या वर्ड्स थे जब वो बेसिकली 26 जनवरी 1950 के टाइम। राइट, जैसा कि आप सभी जानते हो क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। राइट, पर ये सारे वर्ड्स हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इन फोर्स में आया तभी तो नहीं थे। जो सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, एंड तीसरा इंटीग्रिटी वर्ड, ये तो बाद में ऐड किए गए। राइट, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम सॉवरेनिटी का क्या मीनिंग होता है, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ठीक है ना, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इन सभी का आपका फिलोसफिकल मीनिंग क्लियर होना चाहिए। उसके साथ ही लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, इनके ऊपर यूपीएससी ने हमसे 2020 में भी क्वेश्चन आया है, 2021 में भी आया है। हर साल हमसे प्रीएम्बल के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। राइट, तो आपको इसका फिलोसफिकल पार्ट, कब किस तरह से क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं इसके अंदर, क्या ये अमेंड किया जा सकता है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। राइट, आपने केशवानंद भारती का जजमेंट पढ़ा होगा कि उसके अंदर इसको बोला गया था कि ये पार्ट है, क्या ये इन्फोर्सेबल है, क्या जस्टिसेबल है। राइट, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये सारी चीज़ें आपको इसके रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। इन पे यूपीएससी हमसे पिछले 3-4 साल में हर साल ही लगभग इससे प्रीएम्बल से हमसे क्वेश्चन पूछा ही गया है। राइट, आगे चलते हैं प्रीएम्बल के। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। ये देखो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इसके अंदर भी वही सिमिलर चीज़ है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में आ गए, ड्यूटीज पार्ट 4A में, डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर, और फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसेबल होते हैं, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी का आप जानते हो कि नॉन जस्टिसेबल होता है। इनके ऊपर देखो 2020 में भी क्वेश्चन आया था, यही एग्जैक्ट जो मैंने अभी बताया कि कौन जस्टिसेबल होता है कौन नहीं। उसके साथ ही साथ किस तरह से फंडामेंटल राइट हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि कब ये इंसर्ट करी गई थी। राइट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्वरण सिंह कमेटी हो गया, इनके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपको याद हो 2020 में भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जीक्यूटिव एंड जो हमारे जुडिशरी होती है इनके बीच में जो सेपरेशन को इंश्योर करना है वो कहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया कहाँ, आर्टिकल 50 के अंदर। और आर्टिकल 50 क्या पार्ट है हमारा, डीपीएसपी का। उसी तरह से वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने की बात है, ये भी आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये भी डीपीएसपी में दिया हुआ है। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज से एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। तो इन टॉपिक्स को तो आप मिस कर ही नहीं सकते। राइट, तो ये हो गया ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी के ऊपर। तो मेक श्योर कि आप ना साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहो, और जो आपका टॉपिक कहीं ना कहीं मिस हुआ है उसको जाके वापस आपने आज के आज ही जाके रिवाइज कर लेना है। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं तीसरा टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को मैंने क्यों डाला यहाँ पे, देखो आप जानते हो कि हमसे मतलब जून जुलाई के टाइम पे हमारे नए प्रेसिडेंट साहब चुने जाएंगे। राइट, इनका जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका
टाइम पीरियड जो था वो अभी मतलब उनका टेन्योर कंप्लीट होने जा रहा है एंड हमारे नए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इसके ऊपर भी यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन वोट करता है, क्या इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं कि नॉमिनेटेड भी कर लेते हैं। ये चीज़ें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये करंट अफेयर से ओरिएंटेड टॉपिक है और ये डेफिनेटली करंट को स्टैटिक के साथ लिंक करके आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ ही देखो बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से चंपकम दुराई राजन से आगे मूव करते हुए 1951 से कहानी स्टार्ट होती है, फिर गोलकनाथ की तरफ मूव करते हैं, फिर केशवानंद भारती में फाइनली हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बोला जाता है, राइट। एंड उसके आगे भी फिर डिफरेंट जजमेंट्स में, चाहे मिनर्वा मिल्स हो गया या फिर इवन आयर कोहेलो केस हो गया, इनमें भी डिफरेंट जो जजमेंट्स आती हैं, ये सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ 2020 का जो यूपीएससी का क्वेश्चन था उसमें भी यही पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है क्या ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर, तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस हमारे से पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये भी अपने रिवीजन में प्रायोरिटी पे रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ ही थोड़ा अगर आगे चलें तो यहाँ पे आपको शेड्यूल्स एंड डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है ना, कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है, सेकंड क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। जैसे फोर्थ हो गया राज्यसभा से, ठीक है, 1 2 3 आपको पता है टेरिटरी से रिलेटेड होता है, बाकी और चीज़ें, ठीक है ना, सैलरीज ओथ्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 पे तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस आपको ज़्यादा देनी है कि किस तरह से ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटीज होती हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे आपको 5th और 6th शेड्यूल के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। उसी तरह से 7th हो गया शेड्यूल, 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया। 2019 के यूपीएससी में 9th शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन था कि ये किसके उस टाइम इंडिया में कौन प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, राइट। कि फर्स्ट जो अमेंडमेंट था 9th शेड्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग वो नेहरू जी के टाइम पे आया था। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं यूपीएससी के अंदर ही, राइट। तो उसी तरह से 11th 12th शेड्यूल, ये सारे के सारे शेड्यूल्स आपको पता होने चाहिए। उसी तरह से कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ आती है, जैसे 2020 के क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली बस ये बोला गया था कि हमारा जो पार्ट 4 है क्या वो जस्टिसेबल है या नहीं है, इस टाइप के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो अगर आपको पार्ट 4 ही नहीं पता होगा तो आप कैसे इस चीज़ को आंसर कर पाओगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ ही साथ इसके पता होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आपकी रिवीजन में ये चीज़ भी प्रायोरिटी पे रहे। उसके साथ ही आगे अगर बढ़ें तो आगे आप ये चीज़ भी, इमरजेंसी से पहले अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो कुछ ना बेसिक फीचर्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। तो बेसिक फीचर्स की भी थोड़ी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि फेडरल फीचर्स की, अगर मैं पूछूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या फेडरल है या यूनिटरी है, राइट। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि चाहे फेडरल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कि सेपरेशन ऑफ हमारा सब्जेक्ट्स का सेपरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एंड साथ ही साथ किस तरह से हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, राइट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब एक तरह से रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरह से कुछ यूनिटरी फीचर्स जो हमारे होते हैं उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। और साथ ही जब यूनिटरी की बात कर रहे हैं तो इस वजह से क्या इमर्ज होते हैं, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, राइट। और इसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ के रिकमेंडेशंस भी हैं। आप देख लो यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है सरकारिया कमेटी के ऊपर, राइट, वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से इमर्ज हुआ है। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ बेसिक फीचर्स में एक अगर मैं फीचर की बात करूँ तो वो आप जानते हो पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट, कि किस तरह से जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए, राइट। अगला टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के रिगार्डिंग भी देखो लास्ट ईयर तो क्वेश्चन नहीं आया पर उससे पहले क्वेश्चन आ रखे हैं कि क्या इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है, या फिर काफ़ी बार प्रेसिडेंट रूल के ऊपर कंट्रोवर्सीज होती रहती है, न्यूज़ में आता रहता है आर्टिकल 356। उसी तरह से आपको 352 के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी के बीच में क्या फ़र्क है, एंड आर्म्ड रिबेलियन वर्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। अगर 352 आर्टिकल के अंदर आपको इमरजेंसी लगानी होती है तो क्या उसके लिए हमारे पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, कितने टाइम के अंदर चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इसका 356 के साथ कंपैरिजन, फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन से ऐसे हैं जो कभी भी हमसे लिए नहीं जा सकते, क्या फंडामेंटल राइट्स को 356 के अंदर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि 2019-2020 में, आई थिंक 2019 की बात है, वहाँ पर हमारे इमरजेंसी के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, ये चीज़ भी काफ़ी न्यूज़ में रही है पिछले 1 साल के अंदर, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। साथ ही साथ जुडिशरी एंड ट्रिब्यूनल्स का पॉइंट भी आपको
अपने रिवीजन के अंदर नोट करना है कि जुडिशरी की क्या अपॉइंटमेंट होती है। जैसे जुडिशरी के रिगार्डिंग, जैसे आप जानते हो जी, जो करंट चीफ जस्टिस हैं रमन्ना जी, उनके टाइम पे किस तरह से नए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हुई, तो कौन जजेस को अपॉइंट करता है, राइट। उसके साथ ही आपको कोलिजियम सिस्टम की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, ट्राइब्यूनल्स क्या हैं, क्या ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है या किस तरह से काम करती हैं, कौन सी नई ट्राइब्यूनल्स बनाई गई हैं। लास्ट ईयर ट्रिब्यूनल एक्ट भी एक निकाला गया था, राइट। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट की तरफ आ जाते हैं। देखो पार्लियामेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो पार्लियामेंट एक तो पूरा आप जानते हो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ ही लास्ट ईयर जब हमारे पार्लियामेंट के सेशंस हुए तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी उस टाइम पे, राइट। एक तो हमारे कुछ पार्लियामेंट मेंबर्स को उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, राइट। तो उस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लोकसभा के अंदर मेंबर्स को सस्पेंड करना होता है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, राज्यसभा में सस्पेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है। साथ ही साथ जब हमारा सेशन एडजर्न होता है, एडजर्नमेंट का मीनिंग क्या है, किसके पास पावर होती है एडजर्नमेंट की, प्रोरोगेशन में क्या चीज़ होती है, डिसॉल्व क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ जब पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट जो कमेटीज़ है हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ के ना 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, ये बनी थी 1921 के अंदर। तो कहीं ना कहीं पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बाकी कमेटीज़, एस्टिमेट्स कमेटी हो गया, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी हो गया, ये सारी कमेटीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, राइट। आई होप आप सारे ना पॉइंट्स को नोट करते जा रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में। देखो कोऑपरेटिव्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो देखो नई मिनिस्ट्री बनाई गई है इसके रिगार्डिंग, साथ ही साथ कोऑपरेटिव्स का जो हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसका कुछ हिस्सा आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिस्सा उसको एक तरह से उसको हटा दिया है कि मतलब ये ठीक नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि वो सेंटर के पावर्स के अंडर ही नहीं था, राइट। तो ये सारी चीज़ें की वजह से कोऑपरेटिव्स भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है ना, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, नई रिकमेंडेशंस आई हैं फाइनेंस कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस उठे हैं पिछले रिगार्डिंग इट्स इंडिपेंडेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या वो रीअपॉइंटमेंट हो सकती है उनकी, या फिर पोस्ट रिटायरमेंट के बाद वो कुछ जॉब्स को ले सकते हैं, या कितने टर्म के लिए होती है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमीशन को सेम पावर्स दे रखी हैं या नहीं दे रखी, क्या उनके जो भी हमारा टेन्योर है वो फिक्स्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या नहीं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इनका आइडिया होना चाहिए। उसके साथ ही यूपीएससी के नए चेयरमैन भी अभी रिसेंटली ही बने हैं, तो यूपीएससी भी डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है। देखो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी इंपॉर्टेंट ही है, नो डाउट अबाउट दैट, बट क्योंकि थोड़ा टॉपिक्स को मैं चाहता था कि लिमिटेड रखूँ तो वो पर्टिकुलर चीज़ मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया। साथ ही लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, ठीक है ना, आप जानते हो कि अभी रिसेंटली 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 105 क्या है, 104 क्या है, 103 क्या है, 102, 101 एंड 100। एटलीस्ट इतने तो याद होने ही चाहिए। इसके पीछे भी आप जा सकते हो, जैसे 99th हो गया, एनजैक के रिगार्डिंग था, ठीक है ना। 100 लैंड बॉर्डर्स जो हमने बांग्लादेश के साथ किए, 101 जीएसटी के कॉरस्पॉन्डिंग था, ये वाले मुझे बताना। 102 जैसे एनसीबीसी हो गया, ठीक है ना। 103, 104, 103 10% जो ईडब्ल्यूएस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने रिजर्वेशन दी थी, एंड 104 के कॉरस्पॉन्डिंग था जो हमने लोकसभा एंड बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर रिजर्वेशन को 10 साल के लिए एक्सटेंड किया था, जो हम हर 10 साल पे कॉरस्पॉन्डिंग करते जा रहे हैं। एंड 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो 102 के जो कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि स्टेट्स एंड यूटीज़ के पास पावर होती हैं कि वो अपनी लिस्ट निकाल पाएँ। तो ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैच द कॉलम में भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या फिर इन अमेंडमेंट्स में क्या क्या चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करी गई हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये सारी डिस्कशन कर ली पॉलिटी की। तो मेक श्योर कि आप इस लिस्ट को अपने पास नोट रखो, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि यहाँ से आपके अगर कल को पोटेंशियल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको टैकल कर पाओ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ हमारे मेंस क्रैश कोर्स 2022 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। ये एक प्लान शेड्यूल को फॉलो करते हुए नियरली 60 डेज़ के अंदर 250 प्लस आवर्स का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर मेंस का जितना भी सिलेबस है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी।
इसके साथ ही आप जानते हो कि मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों का भी खास ध्यान इस कोर्स के अंदर रखा गया है। साथ ही साथ एसए के इंपॉर्टेंस को भी यहाँ पे मेंटेन करते हुए उसकी आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करी जा रही हैं। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल एंड हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज एंड सिविल सर्वेंट्स के द्वारा डेडिकेटेड मेंटरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल भी डाल सकते हो। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमी के रिगार्डिंग। देखो, इकोनॉमी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अगर आपके बेसिक कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर है ना, तो एक अच्छे खासे प्रपोर्शन ऑफ क्वेश्चंस आप वहां पे एग्जाम के अंदर टैकल कर ले जाओगे। तो जैसे कि मैं बात करता हूं बजट की, तो एक तो बजट देखो जो इंट्रोड्यूस किया गया वो तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके अंदर जो भी नई स्कीम्स के बारे में बताया गया वो डेफिनेटली आपको थोड़ा उनका आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ बजट के कुछ क्या कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, क्या बजट के डेफिसिट, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, इन सभी चीज़ों का क्या मीनिंग होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है तो एक्चुअल में हमारी ओनली आईएएस जो हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप ये वीडियो देख ही रहे हो, हमारी टीम की तरफ से मल्टीपल वीडियोस इन सभी लेक्चर्स के रिगार्डिंग, एक तरह से आप मान लो ना कि मैराथन सेशंस इनके रिगार्डिंग हमने कंडक्ट किए हुए हैं। तो आप वहाँ पे इन वीडियोस की हेल्प लेके भी कहीं ना कहीं जो टॉपिक आपको लगता है कि मिसिंग है उनको कवर भी कर सकते हो। साथ ही बजट के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे दोबारा से पढ़ो, पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स बार बार न्यूज़ में आते हैं तो वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ में बात करें अगर इन्फ्लेशन की, आप जानते हो कि पिछले कुछ टाइम से जो इन्फ्लेशन है वो एक बहुत ही मेजर इशू बन गया है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। इवन यूएस का डेटा भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन के टर्म्स में बहुत ही हाई आया था अभी रिसेंटली। तो इस वजह से इन्फ्लेशन, चाहे वो डिमांड पुल हो, कॉस्ट पुश हो, या फिर कुछ नई चीज़ें जैसे कि श्रिंकफ्लेशन आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है, राइट, या फिर स्टैगफ्लेशन, तो आप जानते ही हो कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, राइट। उसके साथ ही साथ आरबीआई जो है उसने इन्फ्लेशन के लिए क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या नए इनिशिएटिव्स वो लेके आया है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यहाँ पर भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। साथ ही आरबीआई के कुछ नए इनिशिएटिव्स जैसे कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अभी रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी वहाँ पर ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम एमपीसीआई की भी बात कर लेते हैं। अब लास्ट ईयर जैसे आप जानते हो ई रूपी निकाला गया, ठीक है ना, तो ई रूपी है क्या, क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं, ये पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़े आई थिंक 2019 का क्वेश्चन देखो तो वहाँ पर भी हमसे एनपीसीआई के रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छा खासा एनालिसिस हुआ है उसके पीछे, तब ये जाके टॉपिक्स बने हैं कि यहाँ पर से पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। साथ में ही अगर बात करें तो नेशनल इनकम, ठीक है ना, नेशनल इनकम जैसे कि आपको सारी चीज़ों का क्लैरिटी होनी चाहिए, ये बेसिक्स में आ जाते हैं कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एंड जो भी इसके साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इस चीज़ के रिगार्डिंग अब लास्ट फ्यू डेज में आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर जब मैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बोलता हूं तो क्या क्या, जैसे सब्सिडीज, ठीक है ना, किस प्रकार की सब्सिडीज एग्रीकल्चर के अंदर दी जाती हैं। आप जानते हो कि रिसेंटली अभी फार्म प्रोटेस्ट होकर रखे हैं, ठीक है ना, तो आप जानते होंगे कि एमएसपी किस तरह से दी जाती है, किन क्रॉप्स के लिए दी जाती है, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए सारे, एमएसपी पूछा हुआ है कि कौन पर्टिकुलर एजेंसी है जो बेसिकली रिकमेंड करती है, तो आप जानते हो सीएसीपी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है एंड कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको बेसिकली अप्रूव करती है एक तरह से, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एमएसपी कौन देता है, किस प्रकार से दी जाती है, एंड कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए दी जाती है, ठीक है। इवन 2020 के क्वेश्चन 2020 के पेपर में भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एमएसपी और मार्केट प्राइस को वहाँ पे लिंकेज वहाँ पे पूछी गई थी, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। साथ ही अगर बात करें हम फॉरेक्स रिजर्व्स की, तो आप जानते हो कि फॉरेक्स रिजर्व्स के टर्म्स में भी इंडिया ने लास्ट ईयर $600 बिलियन को भी टच किया था, ठीक है ना, थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, बट अभी पिछले कुछ टाइम से अंदर अप्रॉक्सीमेटली पिछले 1 महीने के अंदर ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, वो आप अच्छे से याद कर सकते हो। उसी तरह से जब हम दूसरे पर्टिकुलर कंट्रीज़ के साथ एक तरह से ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें करंट अकाउंट क्या होता है,
कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये ऑलरेडी 2020 या 2021 के अंदर भी यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं। उसी तरह से आप जानते हो FDI, FII, ठीक है ना, इनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, ये भी पिछले 2 साल में इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए। और ट्रेड की अगर और बात करें तो आप जानते हो कि चाहे वो कोविड की सिचुएशन हो, ठीक है ना, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, कहीं ना कहीं ट्रेड इम्पैक्ट हुआ ही हुआ है पिछले हमारे पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस। तो इस वजह से ये ट्रेड के क्या पर्टिकुलर कंडीशंस चल रही हैं, थोड़े ट्रेंड्स आपको इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से मिल जाएंगे, राइट। उसके साथ ही जैसे ट्रेड का भी रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो स्विफ्ट क्या चीज़ होती है, स्विफ्ट सिस्टम बेसिकली किस तरह से एक तरह का मैसेजिंग सिस्टम होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड आगे चलें तो डिजिटल बैंकिंग, नियो बैंक्स का कॉन्सेप्ट पिछले 1 साल में बार बार न्यूज़ में आया है, डिजिटल बैंकिंग एंड नियो बैंकिंग का। तो ये चीज़ की भी आपको पता होना चाहिए कि नियो बैंक्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, डिजिटल बैंकिंग क्या होती है। उसके साथ ही रेटिंग एजेंसीज का कॉन्सेप्ट भी ना, इनफैक्ट पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में इसके ऊपर एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ था एंड बाद में भी इंडिया ने काफ़ी बार चाहे वो हो गया मूडीज़ हो गया, ठीक है ना, S&P हो गया या फिच हो गया, इनको काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म भी इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो रेटिंग एजेंसीज क्या काम करती हैं, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा आइडिया इन चीज़ों का होना चाहिए। उसी तरह से बॉन्ड्स, इवन 2021 में ही इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पिछला साल का क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, उसका एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन इस साल पूछा जा सकता है कि बॉन्ड यील्ड बॉन्ड प्राइस के साथ किस तरह से लिंक्ड है, इंटरेस्ट रेट के साथ इनका क्या लिंकेज है, बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, बॉन्ड यील्ड कम होती है, राइट। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फेड्स के रिगार्डिंग भी इसके ना पिछले 1 साल में काफ़ी डिस्कशन कहीं ना कहीं यहाँ पे होता ही रहा है। उसी तरह से कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप इसके साथ में पढ़ सकते हो, जैसे कि ना 5 ईयर प्लान्स। ऑल्दो पिछले कुछ साल से 5 ईयर प्लान्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया, बट उसके पहले काफ़ी बार यूपीएससी इससे क्वेश्चन हमसे पूछती रही है, तो डेफिनेटली ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर। देखो आर्ट एंड कल्चर काफ़ी स्टूडेंट्स का एक तरह से ना नाइटमेयर सा होता है कि नहीं समझ आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने को होती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप डेफिनेटली पढ़ के जाओ, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, राइट। आई होप आपने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे, तो आपने कभी ना देखा ही होगा कि लगभग हर साल या तो बुद्धिज़्म के क्वेश्चन आ रहा है या जैनिज़्म पे, और कई साल तो दोनों पे ही आ रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में एक एक्सटेंसिव डिस्कशन कर लो। इवन हमारे ओनली IAS के यूट्यूब चैनल पर भी बुद्धिज़्म को भी हमने एक्सटेंसिवली कवर किया है, जैनिज़्म को भी कवर किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो अगर आपने अभी तक कवर नहीं करा। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इनकी फिलोसफीज थी, किस तरह से इनका डिवीज़न हुआ, ठीक है ना, श्वेतांबर, दिगंबर, ये चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके साथ ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी नई ऐड हुई हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ जो पुरानी भी थी उनके बीच में थोड़ा सा हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। पिछले साल भी इनफैक्ट धोलावीरा के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ गया था। उसके साथ ही फिलॉसफी के क्या क्या स्कूल्स होते हैं, भक्ति एंड सूफी सेंट्स के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक, यहाँ पर भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आप क्विकली इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है जी। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। देखो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपने थोड़ा नोटिस किया हो तो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर थोड़ा फोकस रखना, ठीक है, चाहे एंशिएंट हो चाहे मेडिवल हो, यहाँ पर भी ना थोड़ा टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आता ही है कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में मान लो कि कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर में भी जैसे परममितास के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, अरागट्टा के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है थोड़े साल पहले, तो इस टाइप के टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट। उसके साथ बंजारास के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो यहाँ पर आपने अच्छे से फोकस करना है। उसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्ट ईयर जैसे कि मैंने आपको बताया धोलावीरा के ऊपर क्वेश्चन आया, तो जो भी डिफरेंट साइट्स हैं उन साइट्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, जैसे राखी गढ़ी में नई नई चीज़ें मिलती जा रही हैं, या फिर जो हमारा हड़प्पन सिटी है वो रावी नदी के है, मोहनजोदारो इंडस नदी के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास होएगी, तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। उसी तरह से मौर्यन पीरियड आप पढ़ सकते हो, गुप्ता पीरियड एंड संगम एज के ऊपर भी ना मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ गए हैं, इवन मेंस के ऊपर भी यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। देखो बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि ना पोस्ट मॉडर्न हो गया, पोस्ट गुप्ता, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट दैट, बट यहाँ पे हम थोड़ा ना अभी कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है, तो मैं जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना मैं वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम कम है तो हम सारी चीज़ें तो शायद इन दिनों में रिवाइज करना बहुत ही एक मेहनत टास्क हो जाएगा,
तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ में डिस्कस करता रह रहा हूँ। और यहाँ पे ना इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ना एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो। साथ ही अगर मैं आता हूँ मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर, तो यहाँ पे आप मुगल्स के बारे में पढ़ सकते हो। आप जानते होगे अकबर के ऊपर काफ़ी बार डिस्कशन हो चुका है, मल्टीपल क्वेश्चंस आ रखे हैं। विजयनगर के ऊपर चाहे 2021 देख लो, 2020, 2019, कभी ना कभी डेफिनेटली हर साल या 2 साल में एक बार तो विजयनगर एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन हमसे पूछा ही जाता है। इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, किस तरह से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है उनके बारे में भी आप जानते ही हो। दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक हो गया, या अलाउद्दीन खिलजी हो गया, बलबन हो गया, इल्तुतमिश हो गया। इनके रिगार्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 जो रूलर्स हैं, इनके रिगार्डिंग तो आप डेफिनेटली ये चीज़ मिस नहीं कर सकते। तो इनके बारे में चीज़ें आइडिया होनी चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे अकॉर्डिंगली हुआ। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं जो कि इस टाइम पर इंडिया विजिट किए। अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो आप जानते हो फाहियान के बारे में, ठीक है ना, ह्यून सांग के बारे में जानते हो, राइट। उसी तरह से हमारे पास मार्को पोलो हो गया, ये डिफरेंट और ट्रैवलर्स हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री में भी अकॉर्डिंगली आते रहे हैं। तो किस टाइम पे ट्रैवलर्स आए, उन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ये छोटे छोटे आपको ना बेसिक्स इनके चीज़ों के पता होने चाहिए। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि उस टाइम पर लिखी गई, इनके ऊपर भी यूपीएससी हमसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। देखो मॉडर्न हिस्ट्री आप जानते हो कि हिस्ट्री के कंपोनेंट में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री में भी ना, स्वदेशी मूवमेंट से लेके पूरा का पूरा हमारा इंडिपेंडेंस तक, यानी कि 1905 से लेके 1947 का जो टाइम पीरियड है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप देख लो स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में ही, डेफिनेटली वहाँ पे भी क्वेश्चन आए हैं। फिर गांधीयन मूवमेंट के ऊपर, जैसे कि 2020 में हमसे गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। उसके 1 साल पहले रॉयल इंडियन म्यूटनी के ऊपर क्वेश्चन आया। 2021 के पेपर के ऊपर हमें आज़ाद हिंद फौज के ऊपर क्वेश्चन आया। तो कहीं ना कहीं ये जो 1905 से लेकर 1947 का टाइम है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मेक श्योर कि ये वाला तो एटलीस्ट आप अच्छे से पढ़ के जाओ कि 1905 से लेकर 47 तक क्या आया। जैसे कि ना 1940 से लेकर 47 के बीच में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती रही हैं कि पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, फिर ऑगस्ट ऑफर आया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसके बाद कौन सी चीज़ आती है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों किया जाता है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। उसी तरह से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, राइट, आर्य समाज हो गया, ब्रह्मो समाज हो गया, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स, जैसे कि लॉर्ड लिटन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हो गया या आर्म्स एक्ट हो गया, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। या फिर इवन 2020 के अंदर भी आई थिंक डिफरेंट उसके ऊपर पूछा गया था। उसके पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर पूछा गया था, जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट सिस्टम होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन गवर्नर जनरल्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन थे, उनके ऊपर क्वेश्चन हमसे डेफिनेटली आने वाले टाइम में भी पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स, ठीक है, इनके रिगार्डिंग चीज़ें भी आप देख सकते हो कि कहाँ पे कौन सा सेशन किसके द्वारा था। जैसे 1924 का आप जानते हो बेलगांव का सेशन गांधी जी के द्वारा था। उसी तरह से आपको सरोजिनी नायडू को पता होगा, एनी बेसेंट जी का पता होगा, राइट। फर्स्ट जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनका आइडिया होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट सेशंस है ना, चाहे वो आप 1907 का लगा लो, 1906 का लगा लो, ठीक है, जैसे सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, 1916 का लखनऊ पैक्ट हो गया, 1929 हो गया, 1929 ऑनवर्ड्स हो गए, ये सारे सेशंस का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आप रिवाइज कर सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। गांधी जी की बुक्स के बारे में पूछा जा चुका है। उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स, जैसे कि 2020 के अंदर हमसे मुंडा रिबेलियन, दैट इज उलगुलान जो होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था। तो रिवोल्ट्स के ऊपर भी कंसिस्टेंटली हमसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी रिवीजन में प्रायोरिटी पे होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न हिस्ट्री। आगे चलते हैं एंड ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ज्योग्राफी में आई होप आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना है इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं वो या तो इंडियन ज्योग्राफी एंड साथ ही साथ मैपिंग पर्सपेक्टिव। आपको यहाँ पे अच्छे से चीज़ों की मैपिंग होनी, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए जो पिछले सालों के अंदर न्यूज़ में रहे हैं। साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट आपने डेफिनेटली अच्छे से पढ़े होंगे, चाहे वो आप क्लाइमेटोलॉजी का लगा लो, ओशनोग्राफिक का लगा लो या जियोमॉर्फोलॉजी का हो, तो ये चीज़ आपने डेफिनेटली पढ़ी होंगी। तो क्विक रीजन आप इन चीज़ों की भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप जानते हो चाहे वो इंडस हो गया, ठीक है ना, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा बेसिन हो गया,
यहाँ पर से हमारे से कंसिस्टेंटली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता जा रहा है, तो ट्रिब्यूटरीज भी इनकी एक बार आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। उसी तरह से कोरल रीफ्स, किस तरह से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है ना, जूजेंथले और कोरल पॉलिप्स के साथ, इसके ऊपर भी ऑलरेडी यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट। और अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर की, देखो एग्रीकल्चर हमने इकोनॉमी में भी डिस्कस किया, पर जब मैं बात करता हूँ जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे आपको सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर के बारे में लिंकेज पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कॉफ़ी के लिए किस प्रकार की सॉइल चाहिए होती है, ठीक है ना, या जैसे आप जानते हो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट होती है, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशंस कि अच्छा कॉफ़ी की क्या कंडीशंस होती हैं, कॉटन की क्या, उसके पहले 2020 के अंदर हमसे पूछ लिया गया था, आई थिंक शुगर केन के ऊपर क्वेश्चन था कि शुगर केन के रिगार्डिंग क्या कंडीशंस होती हैं। तो इस टाइप की कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। ब्लैक सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि ब्लैक सॉइल किस तरह से बनती है, इवन लैटराइट सॉइल का क्वेश्चन आ चुका है, रेड सॉइल के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछ चुका है। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर जो कंपोनेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको आप सॉइल्स के साथ लिंक करके पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। साथ ही साथ डिजास्टर्स में आप जानते हो साइक्लोन्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं पिछले साल, तो साइक्लोन्स के ऊपर उनकी, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करूं तो जो क्या कंडीशंस हैं, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको क्विकली रिवाइज कर लेनी चाहिए आने वाले दिनों के अंदर। आगे चलते हैं, एंड इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट के अंदर ना आपका मेजर फोकस आने वाले दिनों के अंदर रिवीजन के लिए करंट पोर्शन पे होना चाहिए। करंट पोर्शन से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो न्यूज़ में है, ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग इनका क्या IUCN स्टेटस है, कौन से एरिया में ये मिल रही हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो, तो वो आप चीज़ क्विकली इसके रिगार्डिंग रिवाइज कर सकते हो। उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में है, ये कोई और प्रोटेक्टेड साइट जो न्यूज़ में आई हो। उसके साथ ही जानते हो आप लास्ट ईयर, मतलब अभी कुछ थोड़े टाइम पहले ही, 2-3 महीने पहले ही, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज हुई थी, राइट। और जब 2017 वाली ये रिलीज हुई थी, तो 2018 वाले प्रीलिम्स के अंदर हमसे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि कौन से पर्टिकुलर स्टेट में किसके ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। तो डेफिनेटली इसके ऊपर इस साल क्वेश्चन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के द्वारा आ सकता है। उसके साथ ही COP26 कहाँ हुई थी, ग्लासगो में, राइट। तो ग्लासगो समिट के में क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स इंडिया की तरफ से रन किए गए, या फिर जैसे मैं बताऊं अगर जो नेट न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल हम कब तक होना चाहते हैं 2070 तक, तो ये डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट IPCC रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, या फिर वेटलैंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रामसर साइट्स के ऊपर तो यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स हमसे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो रामसर साइट्स इंडिया की तरफ से कौन सी नई ऐड करी गई हैं, इसके रिगार्डिंग भी आप क्विकली इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। देखो जो हमारी जो मैगजीन है ओनली आईज की तरफ से, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है, वहाँ पर ये सारे पोर्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने नहीं रिवाइज किया हुआ, आप एक क्विक नज़र इस पे से दौड़ा सकते हो, क्योंकि टाइम कम है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओ या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो एक क्विक नज़र आप इन चीज़ों से की कर सकते हो। लास्टली कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कब बना था, किस एक्ट के अंदर बना था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1974 के अंदर वाटर एक्ट के अंदर ये चीज़ बनी थी, ठीक है ना। उसी तरह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये किस पर्पज़ के लिए लेके आए गए थे, क्या इनका काम होता है। उसी तरह से कुछ इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो होती हैं, जैसे कि UNFCCC हो गया, ठीक है ना, UNCCD हो गया, इनके बेसिक्स आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। अर्थ समिट आप जानते हो 1992 का, ये चीज़ें आप एक बार इन चीज़ों की आप फाइनली रिवीजन इन आने वाले दिनों में एक तरह से क्विकली कर सकते हो। उसके साथ ही इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है ना, WTO पे क्वेश्चन लगभग हर साल ही आ रहा है, कोई एक आधा साल बीच में होता है जब WTO के ऊपर क्वेश्चन ना आए, बट मोस्टली हर साल WTO पे क्वेश्चन आ ही रहा है। तो ये चीज़ आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में भी काफ़ी ऊपर होनी चाहिए कि WTO को रिवाइज करना है। उसके साथ ही न्यू डेवलपमेंट बैंक, देखो NDB में ना नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से ये मेंबर्स हैं जो नए ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जब NDB एक्चुअल में ना 2014-15 के राउंड बना था, तब यूपीएससी प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछ ली गई थी कि NDB होता क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। अब नए मेंबर इस साल ऐड हुए हैं, इस साल का मतलब 2021 में ऐड हुए हैं, तो कहाँ यहीं पे पॉसिबिलिटी बनती है कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी साथ UN हो गया, क्वाड हो गया, ठीक है ना। G20, देखो G20 भी आपने ट्रियोका के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। तो इंडिया को भी इसकी
प्रेसिडेंटशिप मिलने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखो कि G20 को एक बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ ही वर्ल्ड बैंक IMF काफ़ी न्यूज़ में रहा है। IMF ने कुछ नया कोटा एलोकेशन भी किया है पिछले साल। ठीक है ना, तो ये चीज़ इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ आपको मैपिंग में देखो क्या आप जानते हो कि जैसे ना यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो। अफगानिस्तान न्यूज़ में रहा है, तो इनकी क्या बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं यूक्रेन अफगानिस्तान की। यहाँ पे ब्लैक सी जो पास में आ जाता है, ब्लैक सी के रिगार्डिंग कौन सी कंट्रीज़ हैं, कैस्पियन सी। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल न्यूज़ में ये चीज़ें आप कवर कर सकते हो। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो कुछ वीडियोस जैसे कि मैं आपको बता भी रहा हूँ, ओनली IAS के चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग, तो वो पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू भी वहाँ पर ये सारी चीज़ों की कवरेज है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर भी कवर कर सकते हो। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैसे तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कवर करी जा सकती हैं, बट आपको बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस, जैसे कि आप जानते हो आने वाले टाइम में गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है। ठीक है ना, चंद्रयान 3 जो था वो लॉन्च करने की बात है। ठीक है ना, उसी तरह से इसरो के डिफरेंट मिशन हो गया, DRDO के क्या क्या काम कर रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। जीन एडिटिंग भी आप चीज़ें पढ़ सकते हो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही। ठीक है, एंड लास्टली वैक्सीन एंड डिजीजेस, ये आप जानते हो कि क्यों न्यूज़ में रहा है वैक्सीन डिजीजेस। पिछले साल भी एक ACE2 के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, राइट। तो इस तरह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, एंड आप इन चीज़ों को रिवाइज करके थोड़ा अपने आप के कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हो कि हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी रिवीजन कर लिए वो मैंने कर ली। तो आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों पे अपना मोस्ट कंसंट्रेशन लगा सकते हो आने वाले दिनों के अंदर। कहीं ना कहीं अगर आपने इन चीज़ों को रिवाइज कर लिया तो आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं रिवाइज करके आया हूँ, और अगर इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। आई नो काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने स्लाइड्स के अंदर मेंशन कर दिए हैं, बट मुझे पता है कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, एंड बहुत सारे टॉपिक्स तो आपने ऑलरेडी इनके में से रिवाइज कर भी लिए होंगे। बट मेरा यहाँ पे उद्देश्य यही था कि एक तरह की आपके लिए मैं चेकलिस्ट बना दूँ, ताकि आपके दिमाग में इतना हो कि अच्छा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ये हो गया। जैसे मान लो कल ना आप साइंस एंड टेक रिवाइज कर रहे हो, आपने डेफिनेटली मान लो बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज कर लिया होगा, बट आपने ये भी रिवाइज कर लिया होगा स्पेशल मिशन, बट आप वैक्सीन एंड डिजीज वाला चीज़ रिवाइज करना शायद भूल गए होंगे। तो मैंने अब क्योंकि यहाँ पे आपको चेकलिस्ट दे दी, तो आप जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको क्विकली रिवाइज कर लेना। ठीक है ना, और हर चीज़ के पीछे मैंने आपको बता भी दिया क्या लॉजिक है, किस तरह से न्यूज़ में रहा है, या UPSC कंसिस्टेंटली वहाँ पर से हमसे क्वेश्चन पूछती रही है। इस वजह से सारे के सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं हमसे आने वाले प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से जो टॉपिक्स आपके मिसिंग हैं, जो अभी तक आपने रिवाइज नहीं करे, वो जल्दी से रिवाइज कर लो, ताकि जब 5 जून को एग्जाम हो एंड इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सारी चीज़ें यही हैं कि आप बहुत ज़्यादा न्यू सोर्सेज की तरफ अब मत भागो। ठीक है ना, टाइम ऑलरेडी बहुत ही कम है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, तो ये मोस्ट हमने रिवीजन की तरफ फोकस पे लगाना है। ठीक है, बाकी आपको एंग्जाइटी से डरना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेल्स भी आ रही हैं कि काफ़ी एंग्जाइटी फील हो रही है, बट आपको मेक श्योर करना है कि इन दिनों में आपको पूरा काम एंड कंपोज्ड फील करना है, ताकि आप एग्जाम में पूरा अपना 100% पोटेंशियल के साथ परफॉर्म कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी तरह से आप अपने एंड पे भी रिवीजन करते रहिए। कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय एंड गुड लक।